वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद पांडे एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस से जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और इस बार 100% वही क्वेश्चन आएंगे, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से मजेदार टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्या क्या है देखते हैं, ठीक है। एकदम डिटेल में देखेंगे, उत्तर के साथ हम देखेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को खाने का सोडा भी कहते हैं, बेकिंग पाउडर को खाने का सोडा भी कहते हैं, ठीक है। का रासायनिक नाम, यानी क्वेश्चन है कि जो बेकिंग पाउडर होता है, खाने वाला सोडा होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है। उसके बाद क्या, एवं अर्धसूत्र। एवं अर्धसूत्र, अर्धसूत्र को रासायनिक सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। यानी और इसका जो अर्धसूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो क्या होता है। उसके बाद क्या है, इसको बनाने की विधि, यानी इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है, उसकी विधि एवं दो भौतिक गुण तथा दो रासायनिक गुण लिखिए। यानी इसका भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और इसे किस प्रकार से बनाया जाता है, इसकी बनाने की विधि क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे उत्तर के साथ, ठीक है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि जो बेकिंग पाउडर है, खाने का सोडा है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम, जो बेकिंग पाउडर होता है जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं, उसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र का मतलब अणुसूत्र, चाहे रासायनिक सूत्र कहिए चाहे अणुसूत्र कहिए, बात एक ही है। क्या हो जाता है, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। यानी क्या हो गया, NaHCO3 जो होता है इसका अणुसूत्र अर्थात रासायनिक सूत्र होता है। अब हम बात करेंगे इसे किस प्रकार से बनाया जाता है, बनाने की विधि। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देख लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट को किस प्रकार से बनाया जाता है, इसकी बनाने की विधि क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है बनाने की विधि। यानी इसकी बनाने की जो विधि है वो बहुत सरल है, ध्यान से केवल समझिएगा। क्या है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में, यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसके सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब होता है CO2, ये एक गैस होती है। क्या होती है, गैस, प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें अधिक मात्रा में जब हम क्या प्रवाहित करा देते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या प्राप्त हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। किस प्रकार से प्राप्त होता है, चलिए रिएक्शन से हम समझ लेते हैं। क्या है, 2NaOH, इसे बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसका हम प्रयोग करेंगे, यानी उसके विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके साथ क्रिया हुआ तो क्रिया करने के बाद क्या प्राप्त हुआ, Na2CO3 प्लस H2O अर्थात Na2CO3 ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O, H2 हो गया जल। क्या हो गया, जल। लेकिन हमें प्राप्त करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये प्राप्त हुआ सोडियम, हमें प्राप्त क्या करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन प्राप्त हुआ क्या, सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें लिखा गया है कि अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा का मतलब एक से अधिक बार, 2 बार प्रयोग किया जाएगा, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किए, क्या किए, यानी प्रवाहित किए, तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ। जब उसी में और प्रवाहित करेंगे यानी Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट में जब हम, और उसके बाद H2 है, जल है, जब इसी में हम और अत्यधिक मात्रा में क्या प्रवाहित करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यानी जो CO3 गैस होता है, ठीक है, यहां CO2 रहेगा, ठीक। जब भारी मात्रा में हम इसे प्रवाहित करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2NaHCO3, यही क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी से प्राप्त हुआ। तो ये रहा इसकी बनाने की विधि। अब हम बात करेंगे इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे। देखिएगा एकदम ध्यान से, बेसिक से।
क्या है इसका भौतिक गुण? इसके जो भौतिक गुण है निम्नलिखित है। पहला क्या है, यह जल में अल्प विलेय है। ये जल में क्या होता है, अल्प विलेय होता है, आधा विलेय होता है। दूसरा क्या है, यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह क्या है, यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ठीक है, अगला क्या है, इसका जलीय विलयन अम्लीय है। इसका जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन आयन। इसी कारण से यह जलीय विलयन अम्लीय है। यह जलीय विलयन अम्लीय है, क्यों है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। अब इसका रासायनिक गुण क्या है वो देख लेते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, क्या है, इसे गर्म करने पर देखिए इसे गर्म करने पर प्राप्त क्या होता है, ध्यान समझिएगा। इसे गर्म करने पर Na2CO3 तथा CO2 में टूट जाता है। यानी जब इसे गर्म करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो यह कि सोडियम यानी Na2CO3 तथा CO2 में टूट जाता है। ठीक है, अब किस प्रकार से टूटता है ध्यान से समझिएगा। अब ये हमारा क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, उसके बाद जब इसे गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो यह किस में टूट जाता है, Na2CO3 प्लस CO2 में टूट जाता है और उसमें से उसके साथ क्या निकलता है, जल भी निकलता है। क्या निकलता है, जल H2O। उसके बाद दूसरा क्या है, तनु अम्लों के साथ क्रिया करने पर, तनु अम्लों के साथ क्रिया करने पर लवण जल तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यानी जब इसे हम, यानी तनु अम्लों का मतलब होता है HCl। क्या होता है, HCl। जब HCl के साथ हम क्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, लवण प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, अर्थात निकलता है। अब क्या है, NaCO3 प्लस HCl, यानी ये क्या हो गया, तनु अम्ल हो गया। इसके साथ जब क्रिया करें तो लवण प्राप्त हुआ। ये क्या है, नमक है। NaCl यानी लवण यानी नमक। ठीक, उसके बाद क्या प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हो गया, जल प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, जल प्राप्त हो गया। उसके बाद CO2, क्या प्राप्त हो गया, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये रहा पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार 100% एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या, चलिए देखिएगा, एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा और देखने के बाद आप लोगों को उसे तैयार भी करना है। क्या है, ध्यान से समझिएगा। धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है, यानी धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी होती है वह क्या होती है। उसके बाद क्या इसी में पूछ रहा है, हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय, यानी हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय, यानी ऐसा क्या है कि जो हाइड्रोजन से सक्रिय है और दूसरा ऐसा लिखना है जो हाइड्रोजन से कम सक्रिय है। ठीक है, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखिए। ऐसे एक एक धातु का नाम लिखिए, यानी कहने का मतलब ये है कि कौन सा हाइड्रोजन से ज़्यादा सक्रिय होता है उसे लिखना है एक, और जो एक हाइड्रोजन से कम सक्रिय होता है उसे लिखना है। बताने के बाद एक नहीं, आप दो दो तीन तीन बताएंगे। ठीक है, केवल वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिएगा बस। उसके बाद अथवा, यानी इसी प्रश्न को एक तरीके से और भी पूछ सकते हैं। किस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, टाइटल बदलकर, क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं दो अनुप्रयोग लिखिए। यानी इसके दो अनुप्रयोग क्या क्या है इसे भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, केवल समझिएगा, आप लोग अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। अब सबसे पहले हम समझते हैं, क्या समझते हैं कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, क्या है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है जिसे सक्रियता श्रेणी या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है या कहते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से समझिएगा क्या है, यानी जो ये सक्रियता श्रेणी है इसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कह सकते हैं। यह एक ऐसी सूची है, ऐसी तालिका है जिसमें जो धातु हैं, क्रियाशील धातु हैं, यानी जो ज़्यादा क्रियाशील है उन्हें ऊपर रखा गया है, जो उनसे कम है उन्हें नीचे रखा गया है, उनसे कम है उन्हें नीचे रखा है। कहने का मतलब देखे होंगे विद्यालय में जब प्रार्थना के लिए, प्रेयर के लिए पंक्तियाँ बनती हैं,
क्या बनते हैं, लाइन बनते हैं ना, तो छोटे बच्चे, उसके बाद बड़े बच्चे, फिर बड़े बच्चे, फिर बड़े बच्चे, लेकिन इसमें क्या है, अवरोही क्रम में होते हैं। ठीक है, यानी पहले जो ज़्यादा क्रियाशीलता है उन्हें रखा गया है, उसके बाद जो कम है, फिर उससे नीचे जो कम है, फिर उससे कम जो है, फिर इसी प्रकार नीचे क्रम में उन्हें रखा गया है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किनके बारे में, कि कौन हाइड्रोजन से ज़्यादा सक्रिय है, कौन सा हाइड्रोजन से कम सक्रिय है। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि सक्रियता जो श्रेणी है वो क्या है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि इन्हें अवरोही क्रम में रखा गया है। ठीक है, तो पहला क्या है, यानी सबसे पहले जो सबसे अधिक क्रियाशील है उन्हें रखा गया है, उसके बाद जो कम है उन्हें रखा गया है, यानी घटते अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अब नीचे उन्हें रखा गया है जो सबसे कम अभिक्रियाशीलता वाले हैं। ठीक है, जिन्हें हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते हैं। पहला है के का मतलब होता है पोटेशियम, Na का मतलब होता है सोडियम, Ca का मतलब होता है कैल्शियम, Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम, Zn का मतलब होता है जिंक, Fe का मतलब होता है आयरन, Pb का मतलब होता है लेड, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, Cu का मतलब होता है कॉपर, उसके बाद Hg का मतलब होता है मरकरी, Ag का मतलब होता है सिल्वर, Au का मतलब होता है गोल्ड। ठीक है, अब सबसे जो अधिक क्रियाशील है वो पोटेशियम है, उसके बाद उससे कम है Na, उससे कम है Ca, उससे कम है Mg, उससे कम है Al, यानी जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है उसे पहले रखा गया है, उसके बाद जो जिस प्रकार से कम है उन्हें उसी हिसाब से उसके नीचे रखा गया है। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछ ले या एग्जाम में आ जाए कि Na या फिर K या फिर Mg, इन तीनों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, के सबसे ऊपर है, तो इसमें से आपका लोगों का जो ऑप्शन होगा वो के नंबर क्या हो जाएगा, सही होना चाहिए। आपका जो जवाब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, के, यानी जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील है, उसके बाद दूसरे नंबर पे Na है, उसके तीसरे नंबर Ca, यानी जो ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील है, जो उसके नीचे है वो कम क्रियाशील है। अब आप लोगों को प्रश्न में बताया गया था कि पूछा गया था प्रश्न कि एक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील का नाम बताओ, एक हाइड्रोजन से कम जो सक्रिय हो उसका नाम बताओ। ठीक है, तो अब देखिए हाइड्रोजन से तो जो ज़्यादा सक्रिय है वो लेड है, आयरन है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, और जो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील वाले हैं वो क्या है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। ये जो होते हैं हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते हैं, और ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो यही रहा सक्रियता जो श्रेणी है, यही है। ठीक है, आप लोग इसे जरूर तैयार करिएगा, इससे एग्जाम में प्रश्न बहुत पूछता है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अनुप्रयोगों को देखेंगे, इसके अनुप्रयोग क्या है हम उनके बारे में बात करेंगे। देखिए इसका पहला जो अनुप्रयोग है क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से, यानी इसकी सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता दिया गया, क्या बता दिया गया कि मान लीजिए K है, Na है, Fe है। अब इनमें से हम जानकारी इससे प्राप्त कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशीलता वाला है, कौन कम अभिक्रियाशीलता वाला है। इन सभी में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता वाला पोटेशियम है, और इन सभी में सबसे कम अभिक्रियाशीलता वाला क्या है, Fe है। ठीक, उसके बाद क्या है, इसकी सहायता से, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये है आप लोगों को, जैसा कि पहले ही बता दिया गया कि जो हाइड्रोजन के नीचे धातु हैं ना, वो इसे तो विस्थापित कर नहीं सकते, लेकिन जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं। ये रहा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा क्या है, जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्वेश्चन बैंक में देखे होंगे, कम से कम ये 10-12 बार आ चुका होगा, हर बार ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन
है। केवल ध्यान से देखिएगा क्या है समजातीय श्रेणी, क्या है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए, यानी इसका उदाहरण भी समझाना है और समजातीय श्रेणी क्या होता है उसे भी बताना है। केवल वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा और जो बताया जा रहा है उसे आप लोग तैयार जरूर करिएगा। क्या है उत्तर में, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, यानी कार्बनिक यौगिकों का, यानी जो यौगिक कार्बनिक हो, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह, जिसका जो सामान्य सूत्र हो जिसे अणुसूत्र कहते हैं वह, और क्रियात्मक समूह यानी वो किस समूह से है, क्रियात्मक उसका जो समूह है एक जैसा होता है, यानी दोनों एक समान हो, वही उसे ही क्या कहते हैं समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं समजातीय श्रेणी, यानी जिसका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह समान हो, एक जैसा हो, एक ही हो, वही क्या कहलाता है समजातीय श्रेणी कहलाता है, या उसे ही समजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी समजातियों यानी समान जातियों की श्रेणी को ही समजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं, यानी जो इसके सदस्य होते हैं उसे समजात गण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे में क्या है मेथेनॉल, क्या है मेथेनॉल। उसके बाद देखिए हम मेथेनॉल को लेंगे तो हम उसी के क्रियात्मक समूह को, उसी से संबंधित जो उसके समान जाति वाले होंगे, यानी सभी में क्या है, यानी नॉल है, ऑल वाले समूह OH समूह को लेंगे, सभी किस समूह के लेंगे OH समूह वाले को लेंगे, यानी CH3OH, ये क्या है मेथेनॉल। उसके बाद क्या है एथेनॉल, CH3CH2OH। उसके बाद तीसरा क्या है प्रोपेनॉल, CH3CH2CH2OH। यानी हमें ऐसे समूह वाले को लेना है उसी के समूह के सभी हों, उसी का क्रियात्मक सूत्र भी हो, यानी और सूत्र भी वही हो, रासायनिक सूत्र भी हो, और जो क्रियात्मक समूह वाले हो सब भी एक समान हो, एक जैसे हो, तो वही क्या कहलाता है समजातीय श्रेणी कहलाता है। अब हम इसके लक्षण को देखेंगे, इसका लक्षण भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बात करेंगे कि समजातीय श्रेणी जो होते हैं उसके जो सदस्य होते हैं उसके जो लक्षण होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। समजातीय श्रेणी के सदस्यों के लक्षण निम्न है। पहला क्या है, सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। कहने का मतलब आप लोगों को बता ही दिया गया कि जैसे अभी आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया था कि जितने भी इसके सदस्य होते हैं उन सभी को एक ही सूत्र के हिसाब से बताया जाता है। जैसे आपको बता दिया गया कि OH जो समूह है तो सभी एथेनॉल प्रोपेनॉल इन सभी को आप लोगों को बताया गया ना, ये सभी क्या है एक ही सूत्र के अनुसार है, ठीक। उसके बाद क्या है, सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक होता है, यानी ये सभी एक ही क्रिया करते हैं। उसके बाद क्या है, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है, यानी इन सभी में क्या होता है CH2 का अंतर होता है। किसका अंतर होता है CH2 का अंतर होता है। उसके बाद क्या है D नंबर, किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई एक सदस्य है उसी के आधार पर हम सभी सदस्यों के गुणधर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम बात करेंगे आगे के टॉपिक के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। क्या है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, यानी विद्युत मोटर का चित्र बनाना है, आरेख बनाना है उसका। उसके बाद इसका सिद्धांत तथा कार्य स्पष्ट कीजिए। इसका कार्य यानी इसका सिद्धांत क्या है, इसकी कार्य विधि क्या है उसे भी बताना है। उसके बाद क्या है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व होता है, यानी विभक्त वलय का महत्व जो होता है वो क्या होता है उसे भी बताना है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। क्या है, विद्युत मोटर किसे कहते हैं। विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है, यह एक ऐसा साधन, एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा साधन है जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, रूपांतरित करने का कार्य करता है। उसके बाद क्या है, सिद्धांत, यानी सिद्धांत में क्या लिखना है, जब किसी कुंडलीय क्षेत्र में रखकर धारा उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। कुंडली पर एक क्या कार्य करने लगता है, बल युग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो वह
घूमने लगता है। कहने का मतलब ये है कि जब वह स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र हो जाता है तो वह अपने अक्ष की तरफ क्या होता है, घूमने लगता है। जो विद्युत मोटर होता है वो घूमने लगता है, ठीक है। यानी विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसकी हम क्रिया विधि भी देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसकी कार्य विधि को देखेंगे, ठीक है। कार्य विधि क्या है, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाएं, जो भुजाएं क्या है, AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में, बराबर परंतु विपरीत दिशा में बल कार्य करने लगता है। यानी जो बल होता है वो बराबर रहता है किंतु विपरीत दिशा में अपना कार्य करने लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये बल एक बल युग्म बनाते हैं। यानी ये सभी जो बल होते हैं मिलकर क्या बनाते हैं, बल युग्म बनाते हैं, जिसके कारण कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है। जिसके कारण जो कुंडली होती है वो दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है। उसके बाद क्या है, कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। यानी उसके, यानी कहने का मतलब यह है कि कुंडली के साथ जो उसके सिरों पर क्या लगे रहते हैं, विभक्त वलय लगे रहते हैं, वो भी उसके साथ दक्षिणावर्त दिशा की तरफ ही घूमने लगते हैं। इन विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है। यानी इन्हीं की सहायता से धारा की जो दिशा होती है इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर जो बल होता है वो लगातार एक ही दिशा की तरफ अपना कार्य करता रहता है, या एक ही दिशा की तरफ अपना कार्य करे। अर्थात यानी कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे, यानी जो कुंडली हो वो एक ही दिशा की तरफ घूमती रहे। ये रही इसकी कार्यविधि। आगे हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक। लेकिन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे कि विद्युत वलय का जो महत्व होता है वो क्या होता है, ठीक है। क्या है, विद्युत वलय का कार्य कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना है। यानी इसका मुख्य जो कार्य है वो क्या है कि कुंडली में जो प्रवाहित धारा है उसकी दिशा को बदलना ही इसका मुख्य कार्य है। उसके बाद क्या है, जब कुंडली आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है, यानी जब वो आधा घूम लेती है, आधा चक्कर पूरा कर लेती है, तो विभक्त वलयों का ब्रुशों से संपर्क समाप्त होता है। यानी जब वो आधा पूरा कर लेती है तो जो ब्रुश होते हैं उसका जो संपर्क होता है वो क्या हो जाता है, संपर्क जो होता है वो समाप्त हो जाता है, और विपरीत ब्रुशों से संपर्क जुड़ जाता है। यानी कहने का मतलब जब आधा घूम लेता है तो जो आधा संपर्क रहता है वो उनसे टूट जाता है, और जो दूसरे ब्रुश रहते हैं उनसे उनका संपर्क जुड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके फलस्वरूप यानी जिसके बाद क्या होता है कि कुंडली में धारा सदैव इस प्रकार बनी रहती है। यानी जो कुंडली होती है उसमें धारा ऐसी बनी रहती है, कैसी बनी रहती है कि कुंडली एक दिशा में घूमती रहे। यानी ऐसी धारा यानी उसमें बन जाती है कि जो कुंडली होती है वो एक दिशा में क्या करती रहती है, घूमती रहती है, ठीक है। तो ये रहा आज का एकदम दीर्घोत्तरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक, और शेयर भी करिए। आगे और भी आप लोगों के लिए दीर्घोत्तरी प्रश्न को हम लाएंगे। चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।